हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये यूथ पब्लिकेशन के क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी वन लाइनर आपको कराया जा रहा है हिस्ट्री का। इसके ऑलरेडी कई पार्ट मैंने डाल रखा है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं संगम युग में चोल, चेर, पांड्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। महोदय महोदय पूर्व के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा क्या थी? तो मलयालम थी। ठीक है। अगला है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। ठीक है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने कराया था। अगला है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता था, तो पल्ली च छादनम कहा जाता था। पल्ली च छादनम कहा जाता था। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई थी। चोल शिलालेख में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को साला भोग कहा जाता था। ठीक है। अगला है, चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। आगे है, पांड्यों ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। आगे है, पूर्व चोल राजाओं में से करिकाल सबसे महान माना जाता है। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया था। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है, तो व्याकरण पे आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई वे है कुराल। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? इलंगो है। तृतीय संगम हुआ था तो मदुरई में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य में गोटी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है, जो एक प्राचीन काल के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है। ठीक है। आगे है, दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य और पल्लव। देखो, वह शिव मंदिर जिसे चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनाया गया था वे है गोंडेश्वर मंदिर, सिन्नार। अगला, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है चोल काल की। अगला है, वह राजवंश जो अपने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे वे चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपने नौसैनिक शक्ति, नेवी पावर हेतु प्रसिद्ध थे वे थे चोल। चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय राजेंद्र को जाता है। अगला है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने कराया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग। चोल शासकों के शासन काल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था, टोट्टा वरियम। चालुक्य की राजधानी बतापी थी। चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे, स्त्री तथा पुरुष दोनों देखते थे। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था, तो राजराज प्रथम। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिहली राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, तो कुलोत्तुंग प्रथम ने। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्य में भेजे गए थे? तो ये भी कुलोत्तुंग प्रथम था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था, तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। चीनी यात्री जिसने चालुक्य के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण किया है, हेनशांग ने। किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए गए थे? तो चालुक्य। अगला, मित्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख
उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है, जिसका तुल्य है 634। ठीक है, एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन शक संवत का वर्ष इतना दिया गया है, जिसका तुल्य है 634। ठीक है, अगला है प्रसिद्ध संस्कृत लेखक इंडिन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राजसिंह थी, नरसिंह वर्मन सेकंड। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बना है राजा राज के शासनकाल में। द्वार समुद्रम होयसल साम्राज्य की राजधानी है। राजा सिंह विष्णु पल्लव वंश के शासक हैं। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक चालुक्य से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए कांचीपुरम उसकी राजधानी पल्लव की थी। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, अगला है राज चोल राजा की ने मालदीव के द्वीप पर दरियाई विजय पाई थी राजराज प्रथम ने। भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को वर्ष 10,014 में समर्पित किया गया था, तंजावुर में है। चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शिखर की उपाधि धारण की थी, राजराज प्रथम ने। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे। चोल राजा राज प्रथम गद्दी पर बैठा 985 में ईसा पूर्व। 8वीं शताब्दी के मध्य एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपत्य पर तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया था, जिससे क्या बोला जाता है, हिरण्यगर्भ। चोल प्रशासन में सभा गांवों की सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाती थी या बसाई जाती थी। अगला है मदुरई शहर पांड्य राजाओं की राजधानी थी। सभा और उड़ दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख चोल राजवंश में है। ऐहोल चालुक्यों की राजधानी है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति। आगे है मतलब चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। विक्रमादित्य 6 जिनके दरबारी कवि विल्हन ने जिनकी जीवनी लिखी, राजवंश के शासक थे, तो चालुक्य राजवंश के शासक थे। चालुक्य राजवंश ने बतापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में कर्नाटक राज्य में है। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और राजा चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। रानी रुद्रमा देवी राजवंश से प्रसिद्ध थी, काकतीय राजवंश से प्रसिद्ध थी। बादामी चालुक्य राजवंश की पुरानी राजधानी थी। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा था राजेंद्र प्रथम। कोलुथुनांडु बल्लानुवनाड थेक्कुकमकुर भारत के केरल राज्य में प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। आगे है मैच किया हुआ, कब कब उन्होंने शासन किया है। राज प्रथम 1985 से 10,015। फिर है राजाधिराज प्रथम 10,044 से ये 10,052। कुलोत्तुंग प्रथम है 10,017 से, ये देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और पल्लव की राजधानी कांची, कंदम की बनवासी, ये मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाएगा, पांडिका मदुरा और काकतीय के वारंगल। आगे है पल्लव कांची।
पांड्य मदुरा और यादव देवगिरी और काकतीय बारंगल। अब हम आज गुप्त काल स्टार्ट करते हैं। देखिए, वह शासक जिसके दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। अगला, भारत का नेपोलियन माना जाता है समुद्रगुप्त को। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। गुप्त में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता चित्रकारी से है। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था फाहियान ने। वह शासक जिसके दरबारी कवि हरिसेन थे, तो समुद्रगुप्त। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता। हमें समुद्रगुप्त की उपलब्धि के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान आर्यभट्ट का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक है बराहमिहिर। भारत के नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? समुद्रगुप्त। प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासक में से चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती गुप्त। अगला है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है। विक्रमादित्य इनका नाम है, और जैसे इनका नाम नेपोलियन है समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा। प्रसिद्ध काव्य विवेक दूतम कालिदास की रचना है। प्रशस्ति, गुप्त वंश के शासकों की अपनी उपलब्धियां लिखी जाती। प्रशस्ति में वो अपनी उपलब्धियां लिखती थी, वो उन्होंने क्या क्या काम किया है। अगला, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक था। गुप्त साम्राज्य 4वीं शताब्दी में प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर समुद्रगुप्त ने संभाली थी। 4वीं शताब्दी के शुरुआत में गुप्त मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। पाटलिपुत्र नगर गुप्त वंश की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो आधुनिक अभी पटना कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त काल के दौरान चीन फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है, जो संबंधित स्कंदगुप्त से। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियां का विवरण प्रस्तुत है। कुमार गुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। भारत का नेपोलियन हम पहले भी देख चुके, समुद्रगुप्त को कहते हैं। शक विजेता जाना जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासक जिन्होंने हूनों पर, ये भी कई बार एग्जाम में आया, गुप्त शासक जिन्होंने हूनों पर आक्रमण किया था वे थे स्कंदगुप्त। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक वह है कांस्य सिक्का। 437-38 मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है, रेशम बुनकरों की श्रेणी में। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता तो गुप्त। राजवंशों जो हूनों के आक्रमण में अत्यधिक विचलित हुआ तो वो गुप्त। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। अधोलिखित में गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार। भारतीय दर्शन प्रारंभिक शाखा सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग पतंजलि। न्याय, आपको सीधे ये न्याय दर्शन 4 दे देगा, उसे मैच करना। न्याय दर्शन गौतम। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदाय में विभेद लक्षण वेदों की प्रामाणिकता में आस्था पे है। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर।
कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक का नायक कौन है? तो अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य में हुआ है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद। पुंड्रुवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में है। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, रेशम बुनकरों। चांदी के सिक्के जारी करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ का स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया था, तो समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ के रूप में जाना जाता है। गुप्त काल के प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। देखो, श्रीगुप्त ने स्टार्ट किया, लेकिन वास्तविक जैसे ना अच्छे से, तो चंद्रगुप्त प्रथम। वाकाटक वंश का सीधा संबंध है चंद्रगुप्त सेकंड से, क्योंकि इनकी पुत्री जो प्रभावती गुप्त, उनकी शादी हुई थी वाकाटक वंश से। वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी गुप्ता कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला है ताम्रलिप्ति। प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। गुप्त काल के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ एक प्रांत था। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द प्रशासनिक इकाई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी वंश की लड़कियों से विवाह किया। 319 से 550 के बीच गुप्त वंश ने भारत पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त थे। गुप्त राजवंश का वह पहला शासक जिसने महाराजा अधिराज की पदवी धारण की थी, तो चंद्रगुप्त। गुप्त शासकों ने हलिवर्कर नामक एक जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। ठीक है, हल व कर। चीनी यात्री शुंग युन भारत आया था 518 ईस्वी में। 6ठी शताब्दी शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री थे शुंग युंग। यही 518 में आए थे, तो ये 6ठी शताब्दी हो जाएगी ना। अगला आगे पढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल। तो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान कन्नौज नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण के लिए, ये 5 इंडीज कौन कौन थे? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो वो प्रयागराज था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन शासक था थानेश्वर का। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। रविकीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन सेकंड की हर्ष पर विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था जुआन जंग, उसी को हेनशांग भी कहते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। हेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 653 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आगे हर्ष की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश के राजा कन्नौज पर अधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। अगला है वेनसांग चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। पहले छात्र रहा, फिर शिक्षक भी रहा। बाणभट्ट के दरबारी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंध युग के रूप में जाना जाता है। चीनी यात्री इत सिंह ताम्रलिप्ति में 3 वर्ष रुककर संस्कृत सीखा।
9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया था। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए थे मध्य एशिया। बिंद शक्ति बकाटक वंश का संस्थापक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ। राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था? गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लवमल। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ की विशेषता प्राप्त होती है? तो अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो अमरावती और नागार्जुन कोंड। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ कराई, ये कई बार एग्जाम में है? प्रवरसेन प्रथम। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पे? गुजरात में है। 6ठी शताब्दी में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट। कादम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी? गोवा। प्रतिहार अभिलेख में संदर्भित सिक्कों का द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयागराज में। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हिनसांग भारत की यात्रा किए। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री, ठीक है। भारतीय सम्राट हर्ष की हर्ष चरित्र की रचना बाणभट्ट ने किया था। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गोंड साम्राज्य के शासक थे। बाणभट्ट ने राजा हर्षवर्धन की जीवन लिखी। हर्ष चरित्र के शासक हर्षवर्धन की जीवनी जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित। चीनी तीर्थयात्री जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया वेनसांग। चालुक्य के शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष 618। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज पर सिंहासन स्थापित प्रभुत्व किया था। मंगलूर स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है, कादरी मंजूनाथ मंदिर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगाए जाने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट है। विदेशी यात्री उनका समय, क्योंकि इसको कालक्रम में सजाने का आता है इसलिए आपको ध्यान रखना चलेगा। फाहियान, हेनसांग, गित्सिंग, अलमशूद, ठीक है, इनका डेट भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो करा दूंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल अगर हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में आपकी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट तो जीएस का भी पार्ट है जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे होगे तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।